नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज एक सामाजिक मुद्दा लाए हैं। ये राष्ट्रीय समस्या भी है, क्योंकि जिस देश में इतनी बड़ी आबादी है, उस आबादी का उपयोग राष्ट्र की शक्ति के तौर पर होने के बजाय वो राष्ट्र की समस्या के लिए हो रहा है, और वो समस्या है बेरोजगारी। वैसे तो दुनिया में विकसित से विकसित भी कोई ऐसा देश नहीं बचा है जिसके पास आज बेरोजगारी की समस्या ना हो। विकसित अमेरिका के राष्ट्रपति के माथे पर भी सिकंज लाने के लिए बेरोजगारी जिम्मेवार है, लेकिन हिंदुस्तान में ये इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसके ऊपर केवल खबर चलाकर बात नहीं बनेगी, इसके तह तक जाकर राष्ट्रीय चर्चा और चिंतन होने की जरूरत है। इसलिए आज हमने बिंदास बोल में इस मुद्दे को लिया है। कारण है उत्तर प्रदेश की वो घटना जहां पर चपरासी के जगह के लिए जो आवेदन मांगे गए, उनमें पीएचडी भी सैकड़ों अप्लाई करने वाले थे, उनमें सैकड़ों इंजीनियर थे, उनमें बाकी भी उच्च शिक्षित बहुत बड़े पैमाने पर अप्लाइड थे। ऐसे में क्या इस देश में शिक्षा जो है यह भी सवालों के घेरे में नहीं आती है? हमारी व्यवस्था भी घेरे के नहीं आती है, और सीखने सिखाने वाले भी नहीं आते हैं क्या? बहुत बड़ा क्षेत्र है, किसी एक को जिम्मेवार नहीं माना जा सकता, लेकिन हर एक ने जिम्मेवारी के साथ काम करके इसका समाधान संभव है। और इसलिए आज के बिंदास में अगले एक घंटे तक हम इसी विषय पर बात करेंगे। आप और हम सब मिलकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। पहले विस्तार से समस्या को समझ लेते हैं। विद्यार्थियों की आंखों में हजारों सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने में वो दिन रात एक कर योग्यता हासिल करते हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में कोई बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, तो किसी का सपना इंजीनियर बनने का होता है। कोई बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो कोई शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई विश्वविद्यालय में पीएचडी करके प्रोफेसर बनना चाहता है। लेकिन आज देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या ने ऐसे लाखों विद्यार्थियों को प्रोफेसर से चपरासी बनने को मजबूर कर दिया है। जी हाँ, यही सच्चाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी सप्ताह 368 पदों पर चपरासी की भर्ती के लिए विज्ञापन छपवाया था, लेकिन इसके जवाब में मिलने वाले आवेदनों ने सरकारी अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। इन पदों के लिए 23 लाख आवेदन मिले हैं, लेकिन इससे भी हैरत करने वाली बात यहाँ पर ये है कि इनमें 250 पीएचडी धारकों के अलावा भारी तादाद में इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं। ये कहना ज्यादा सही होगा कि चपरासी की ये नौकरी राज्य में बेरोजगारी की स्थिति का आईना बन गई है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि देश के सबसे बड़े सूबे में बेरोजगारों की बड़ी फौज तैयार हो गई है। निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी के चलते बेरोजगारों की तादाद साल दर साल बढ़ती जा रही है। ये हाल केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश के हर राज्य का कमोबेश यही हाल है। देश में जहां भी नौकरी की उम्मीद की किरण फूटती दिखती है, सभी टूट पड़ते हैं। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर डालें तो परिणाम और भी चौंकाने वाले सामने आते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए 27 लाख आवेदन आए थे। सचिवालय प्रशासन के चतुर्थ श्रेणी के 368 पदों पर भर्ती के लिए पिछले महीने आवेदन मांगे गए थे। बढ़ती बेरोजगारी के कारण केवल नौकरी के कम अवसर ही नहीं है, बल्कि गिरता हुआ शिक्षा का स्तर भी इसका बहुत बड़ा कारण है। कुछ महीने पहले बिहार में बोर्ड की परीक्षा के दौरान नकल कराने वाले अभिभावकों की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी उससे अलग नहीं है। इन राज्यों में छात्रों की शिक्षा का स्तर इस कदर गिर गया है कि उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी नहीं मिल पाती। आज हालात ये है कि पीएचडी और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले छात्र 5,000 रुपए की नौकरी के लिए मोहताज हो गए हैं। ये पूरे देश के लिए निश्चित तौर पर एक गंभीर समस्या है, और इसका समाधान क्या होना चाहिए, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी हो गया है। आज की इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ 3 विशेष अतिथि भी स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ है डॉक्टर महेश कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, और हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश कुमार, महेश कुमार, और ये तीनों पीएचडी हैं। इनमें से डॉक्टर अनिल शिक्षाविद है और बाकी 2 पीएचडी बेरोजगार के तौर पर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ स्क्रीन पर बैठे हैं।
मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में ग्रेजुएट होना भी बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। वहां पर ज्यादातर लोग 10वीं या 12वीं तक ही सीखते हैं, क्योंकि सरकार उनको सरकारी खर्चे से वहां तक सिखाती है। वहां पर ग्रेजुएट होना सेलिब्रेशन किया जाता है, रिश्तेदार एकत्र आकर वहां पर ग्रेजुएट होने का सेलिब्रेशन, डिग्री का सेलिब्रेशन मनाते हैं। हमारे यहाँ पर तो डॉक्टरेट होना भी, पीएचडी होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके उदाहरण आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। हम उनके साथ बात करेंगे, आपके साथ भी बात करेंगे। हम सब मिलकर सोशल मीडिया पर भी इस बातचीत को जारी रखेंगे। हम आंकड़ों में आपको दिखाते हैं स्थिति क्या है। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या ने बेरोजगारों की फौज क्यों? चपरासियों के 368 पदों के लिए करीब 34 लाख लोगों ने आवेदन किए। चपरासी के पद के लिए आवेदन करने वाले पीएचडी करीब 255 हैं। करीब 2 लाख दूसरे डिग्रीधारी लोगों ने भी चपरासी पद के लिए आवेदन किया है। 4000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अंक 85% या उससे ज्यादा है। एमएससी, एमकॉम और एमए पास लोगों के आवेदनों की कमी नहीं है। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार भी बढ़ा है। विश्वविद्यालय जो ग्रेजुएट तैयार कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की जरूरतों के नहीं है। हिंदी भाषी राज्य हर साल लाखों ग्रेजुएट दे रहे हैं, मगर उनमें से 80% बेरोजगार हैं। 100 कंपनियों के रिक्रूटमेंट के सर्वे में 97% कंपनियों ने माना अच्छे प्रोफेशनल्स की कमी है। सर्वे में पता चला है कि 70% ग्रेजुएट्स किसी भी समस्या को नहीं सुलझा पाते और अपने क्षेत्र की पूर्ण जानकारी नहीं होती। कुछ चुनिंदा संस्थानों को छोड़कर निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को भविष्य के बारे में सोचकर नींद नहीं आती। कर्ज लेकर इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों के माँ बाप नहीं जानते उनका सपना पूरा होगा या नहीं। 2013-14 में 4 लाख इंजीनियर बने, मगर नौकरी सिर्फ 1.5 लाख को ही मिली। बाकी इंजीनियरों ने या तो फील्ड बदल लिया या फिर बेरोजगार घूम रहे हैं। भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम की है। फरवरी 2015 को संसद में पेश किए गए सर्वे में कहा गया 2% युवा ही हुनरमंद हैं। CII की इंडिया स्किल रिपोर्ट बताती है भारत में हर साल 1.25 करोड़ युवा रोजगार की तलाश में लग जाते हैं। 1.25 करोड़ युवाओं में से केवल 35% युवाओं को रोजगार मिल पाता है। छोटे शहरों के युवाओं में बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है। छोटे शहरों के युवा तकनीकी डिग्री तो पा लेते हैं, लेकिन उन्हें तकनीकी ज्ञान नहीं होता। किताबी ज्ञान के बाद प्रैक्टिकल ज्ञान बढ़ाने का मौका नहीं मिलता युवाओं को। बिहार में हर चौथा ग्रेजुएट बेरोजगार है। तो यह स्थिति है। जो राष्ट्रीय सामर्थ्य होना चाहिए, जो हिंदुस्तान की ताकत होनी चाहिए, जो हमारी शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में मार्गदर्शन की फौज होनी चाहिए, वो आज लाचारी के लिए, नौकरी के लिए घूम रही है। और चपरासी के लिए पीएचडी, जिसको डॉक्टर कहा जाता है, जो शिक्षा में सर्वोच्च स्थिति मानी जाती है, वो तक अप्लाई कर रहा है। हमारे साथ 3 विशेष अतिथि हैं, हम उनके पास चलते हैं। तीनों डॉक्टर हैं। हमारे साथ शिक्षाविद के तौर पर डॉक्टर अनिल ठाकुर है। अनिल ठाकुर जी, आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? नमस्कार। देखिए, देश में बेरोजगारी की समस्या तो निश्चित रूप से बहुत ही भयंकर है, और उसका एक कारण मैं आपको थोड़ा इतिहास में, खास करके जब 90 के स्थिति पे हम पहले चर्चा करते हैं, कारणों पे, परिणामों पे, उपायों पे हम आगे जाएंगे। नहीं, स्थिति तो ये है कि निश्चित रूप से स्थिति के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण देखा कि 23 लाख युवक नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, और उसमें से 300 के आसपास पीएचडी हैं। उसके बाद बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में इंजीनियर हैं। ग्रेजुएट तो लाखों की संख्या में हम तब भी देखते हैं जब रेलवे में छोटी सी कहीं पर पोस्टिंग निकलती है तो भी वहां पर फौज लग जाती है। सिर्फ यहाँ तक कि लोग जान पर खेलकर भी, आप देखेंगे सेना की भर्ती में जिस ढंग से होती है और वहां पे जिस ढंग से भगदड़ मचता है कि 100 या 200 पोस्ट के लिए वहां पे लाखों की संख्या में लोग सेना में भर्ती होने के लिए आते हैं। बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण जो दिखता है कि आज के संदर्भ में कि जिस ढंग से डिग्रियां मिल रही हैं, उस तरह से रोजगार के साधन नहीं पैदा किए गए। और रोजगार के साधन जब तक आप पैदा नहीं करेंगे, सिर्फ डिग्रियां बांटने से डिमांड और सप्लाई वाली बात मैच नहीं हो रही। दिनेश पवार, आप स्थिति को कैसे देखते हैं? पहली स्थिति, मुझे लगता है कि आज आपकी खुद की स्थिति भी बता सकते हैं आप। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि जिस तरह से बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बड़े
अच्छे शिक्षित युवा वो जिस प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं और हालात ऐसे उनके सामने बन रहे हैं कि उनको लगता है कि शायद जो उन्होंने शिक्षा ली है कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहे थे। कारण उसका यही है कि शिक्षा लेने के बाद भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, अच्छी शिक्षा लेने के बाद भी आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। महेश कुमार, आपने क्या किया है और आप क्यों बेरोजगार हैं? मैंने अभी पीएचडी किया है अपना। हाँ, पीएचडी किया है मैंने। अब लाइन में लगे हुए हैं। देखो, एक तो रीज़न ये है, हम तो हिंदी भाषी, लाइन तो बहुत लंबी है। लाइन बहुत लंबी है। दूसरा रीज़न हमारे साथ ये होता है कि हिंदी भाषी जो स्टूडेंट हैं जिनकी लैंग्वेज ही हिंदी है वो आगे जा नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाषा का भी इसमें समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से हिंदी भाषी छात्र पहले ही छांट दिए जाते हैं। बिल्कुल, हम जरा कॉलर के पास चलते हैं, उसके बाद जरा कारणों पर भी जाएंगे। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, मैं छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ, प्रीतेश। हाँ। जी सर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रधानमंत्री स्किल इंडिया की बात करते हैं, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हम युवाओं को देखें, हमारा देश युवाओं का है, और अगर कोई छोटी सी भी नौकरी निकलती है तो उसके लिए इतने ज्यादा आवेदन होते हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि वो चंद लोगों को ही वो नौकरियां मिल पाती है, और बाकी जो लोग हैं उन्हें मायूस लौटना पड़ता है खाली हाथों। तो जो सिस्टम स्थिति सामने है, सब लोग अगर बात पूछेंगे तो यही बताएंगे। अब हम कारणों पे नजर डालते हैं। पहला कारण देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। कॉल भी इसी की दिशा में आए। हम अब बिंदास में एक साथ सारे कारण बताने के बजाय एक एक कारणों पे लेते हैं। पहला कारण जो आपने भेजा है, देखते हैं। भारत में शिक्षा के एक जैसे मॉडल का ना होना, क्या ये कारण आपको लगता है कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है या शिक्षा का उतना उपयोग नहीं हो रहा है? हमारे पास गेस्ट पैनल है, उनके पास चलते हैं। गेस्ट पैनल के पास चलते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि ये एक बड़ा कारण है? नहीं, मैं सिर्फ हाँ, शिक्षा, हाँ, मैं सिर्फ एक जैसी शिक्षा के वजह से ये कारण नहीं है। एक तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, और अभी आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भी देखा होगा, पढ़ा होगा। उसमें जरूर कहा गया है कि शिक्षा एक तरह की होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। एक तरह की नहीं, एक्चुअली एक स्तर की है। बेरोजगारी एक स्तर की है जी, लेकिन बेरोजगारी का कारण सिर्फ एक तरह के शिक्षा का ही नहीं है। वो हमारे एक कोई कारण नहीं हो सकता। हाँ, कई कारण है। उनमें से ये भी कारण है क्या कि एक शिक्षा का कारण एक स्तर की शिक्षा ना होना? हाँ, ये एक कारण है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण नहीं है। मतलब जैसे अगर आप माने कि मुंबई यूनिवर्सिटी की डिग्री अगर कोई लाता है तो ये माना जाता है कि वो कॉपी करके पास नहीं हुआ है। मैं आपको लेकिन यही बात अगर उत्तर प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी की करेंगे तो लोग कहेंगे हाँ, ये कॉपी जरूर की होगी। नहीं, मैं एक कारण आपको बताता हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश की मैं बात नहीं करता हूँ जो पूरी तरह से हिंदी भाषी क्षेत्र है या किसी क्षेत्रीय भाषाओं पे आधारित शिक्षा व्यवस्था है। दिल्ली के अंदर सीबीएसई के अंदर जिस ढंग से मार्किंग किया जा रहा है, 100% नंबर लाने वाले बच्चे को किसी अपने मनपसंद का कॉलेज और अपने मनपसंद का विषय नहीं मिलता है। ये सवाल मैं आप दर्शकों को भी अपडेट करा दूं कि दिल्ली एनसीआर में जो बच्चा 1 नंबर आया था, उस बच्चे को भी दिल्ली में एडमिशन नहीं मिला था। हाँ, मैं कुछ कहना चाहूँगा। दिनेश जी, मुझे लगता है कि अगर आप भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालें और देखें उसको, तो आप पाएंगे कि भारत में जो शिक्षा दी जा रही है वो कई तरह की, जो अभी आप बात कर रहे थे। आप अगर ग्रामीण इलाकों में जाएं और वहाँ शिक्षा की स्थिति देखें, यानी कि मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, यानी कि जब बच्चा 10+2 तक की स्टडी करने के बाद किसी व्यावसायिक शिक्षा को लेता है, मान लिया वो इंजीनियरिंग करने चला गया, तो समस्या ये आती है कि उस बच्चे की जो 12वीं तक की शिक्षा है और उसका जो बेस है, शायद वो उतना बेहतर नहीं है जितना वो होना चाहिए। बिल्कुल। और जब हम उसको 12वीं के बाद हम उसको इंजीनियरिंग की शिक्षा देते हैं या किसी भी व्यावसायिक कोर्स को पढ़ाते हैं, तो शायद वो उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग
क्रिएट नहीं कर पाता क्योंकि कहीं बेस में कमी है। आप अगर ग्रामीण शिक्षा की बात करें तो आप देखिए वहाँ बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। स्कूलों में आज भी आप देखिए टाट पर बच्चे बैठते हैं, कंप्यूटर नहीं है और किताबें नहीं हैं, बड़ी समस्या है। तो इस तरह की शिक्षा लेके पर पढ़ने वालों ने भी पीएचडी की, इस देश में संविधान बनाया। मुद्दा केवल टाट का नहीं है, शिक्षकों के क्वालिटी के बाहर कुछ कारण और भी देख लेते हैं तो मुझे लगता है दिशा ज्यादा चर्चा को ठीक मिलेगी। एक दो कारणों पर और नजर डालते हैं। शिक्षा का जो स्किल्ड है वो स्किल्ड के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती है। अगले कारण को भी देख लेते हैं। विश्वविद्यालय का प्रोफेशनल्स को तैयार न कर पाना, ये एक बड़ा कारण है। इस कारण पर जरूर चर्चा करते हैं। दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, ये कारण जो आप बोल रहे थे कि हमें जिस प्रकार की क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, रॉ मटेरियल को जिस लेवल पे तैयार किया जाना चाहिए वो विश्वविद्यालय भी नहीं करते हैं। और हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात करें तो आप लोग भले ही पीएचडी हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाता है कि भारत के जो विश्वविद्यालय है वो दुनिया के पहले 200 विश्वविद्यालयों में भी नहीं है। बिल्कुल आप सही। मेरा इसमें एक मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। आप अगर देखें भारत की शिक्षा व्यवस्था तो हम एक ही बड़ी ट्रेडिशनल, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है, हम बड़ी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम है हमारा, यानी कि ज़्यादा बदलाव कोर्सेज में नहीं होते हैं। जैसे आजकल मोदी जी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बात है कि स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है और वो होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं ये स्किल डेवलपमेंट जो है शिक्षा के साथ साथ दिया जाए। पहले तो हम एक लेटर एजुकेशन देते हैं, यानी कि बच्चे को शिक्षित करते हैं और बाद में हम उसको स्किल डेवलप करने की बात करते हैं। क्यों नहीं ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए जहां बच्चा जब शिक्षा ले रहा होता है ट्रेडिशनल एजुकेशन, तभी वो स्किल भी उसमें डेवलप किया जाए और वहीं उसको पहचाना जाए कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। और वो हम लोग अंग्रेजों के मॉडल में अभी बैठे हुए हैं ना, गुलामी की मानसिकता से अभी बाहर नहीं निकले हैं। गोरा साहब बोल के गया है, उसी पे चल रहे हैं। एक ही तरह की शिक्षा चली आ रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने ये मुद्दा उठाया है। हमारे सभी नेताओं के साथ सर पीएम ऑल्सो सेज इंडिया इज अ यूथ कंट्री, लेकिन सर यूथ के बारे में कोई नहीं सोचता। यूथ आज इतना बेरोजगार है, मैं भी एक यूथ ही हूँ, ठीक है सर। और जहाँ तक मुझे लगता है सर, मुझे लगता है इंडिया में हर स्टेट को डेवलप करना चाहिए, इंक्लूडिंग बिहार, यूपी, आसाम, क्योंकि मैंने देखा सर दिल्ली, नोएडा और मुंबई में नौकरियां इतनी ज्यादा है कि सारे यूथ या हमारी जितनी यंग जनरेशन है वो सारी उधर जाती है, जिसके वजह से हमारी जो इकोनॉमी है या जो हमारी नौकरियां हैं वो अनबैलेंस हो जाती हैं। तो सर लेकिन वास्तव ये है कि शहरों में एक्सेस है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, और गांव में तो शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, वहां पर ज्वाइनिंग के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि वहां पर उसको मॉल नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लीडर्स है या हमारे जो नेता है उन्हें इस विषय पे सोचना चाहिए और हमारे जो रूरल एरियाज है उन्हें डेवलप करना चाहिए ताकि वहाँ पे शिक्षक जाएं और वहाँ के बच्चों को पढ़ाएं। और वहाँ पे भी हमारी सर जैसे मोदी जी बात करते हैं मेक इन इंडिया की, वो वहाँ पे भी दूसरी कंट्रियों के लोगों को प्रमोट करे। धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्रों में जानी चाहिए मेक इन इंडिया। अगले कारण को देखते हैं। भारत में क्षेत्रीय भाषाओं की विभिन्नता से शिक्षा का ज्ञान भी एक जैसा ना होना, इस पर चर्चा करते हैं। जो क्षेत्रीय भाषा के द्वारा प्रादेशिक विद्यालयों में जो ज्ञान दिया जाता है, क्या ये भी जिम्मेवार है? हालांकि ये दुनिया भर में है, सब जगह अनिवार्यता है। ये मुद्दा इतना प्रभावी नहीं लगता है। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। आप भी अपना मुद्दा लिखकर हमको भेज सकते हैं। कारणों पे हम नजर डाल रहे हैं कि कारण क्या हो सकते हैं कि भारत का शिक्षा का महंगा होना, क्या ये एक बड़ा कारण है? इस पर चर्चा करते हैं। क्या भारत में शिक्षा का महंगा होना, लेकिन शिक्षा का महंगा होने के बावजूद भी शिक्षक तो है, शिक्षित है, शिक्षित होने के बावजूद भी जॉब नहीं है, यह सत्य है। गेस्ट के पास चलते हैं, हमारे अतिथि उनके पास चलते हैं। दिनेश जी, क्या शिक्षा का महंगा होना यह भी एक कारण है? मैं इसको इस तरह से यहाँ देखता हूँ कि भारत में
जो शिक्षा का निजीकरण हुआ है, आप देखें यहाँ पे निजीकरण जो है बहुत ही अर्ली फेज में है, बहुत प्रारंभिक स्टेज में है। यानी कि यहाँ पे संस्थान तो खुल गए हैं लेकिन क्वालिटी कंट्रोल कुछ नहीं है। सरकार पूरी तरह से उस शिक्षा की क्वालिटी को कंट्रोल करने में नाकामयाब है। यानी कि वहाँ पे इस तरह की शिक्षा दी जा रही है जो एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो बच्चों के पास करियर प्रोस्पेक्ट्स कम हो जाते हैं। जैसे कि हम यूरोप में देखते हैं, निजीकरण तो वहाँ पे भी है लेकिन वहाँ निजीकरण का रूप अलग है। वहाँ सारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हैं और हमारे यहाँ बाजारूकरण है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो बेचने के लिए, यहाँ पे कमाने के लिए, यहाँ पे मुनाफा वहाँ भी कमाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया जाता, लेकिन इसको व्यवसाय और बाजार में जो फर्क हो सकता है शब्दों में, भाव में समझने के लिए, वो मुझे लगता है कि यहाँ मैं कहना चाहूंगा यहाँ सिर्फ मुनाफा कमाया जा रहा है, बिल्कुल शिक्षा नहीं दी जा रही। आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर से हूँ। नहीं, महेश जी। मैं दिल्ली से ही हूँ, दिलशाद गार्डन से, वैशाली। तो आप दिल्ली जैसे महानगर में रहते हैं, पीएचडी है, फिर भी बेरोजगार है, ये इसके पीछे जैसे अभी कॉलर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो शहरों में है उनको जो जॉब मिल जाती है गांव में नहीं मिलती, तो आप तो शहरों में भी पीएचडी वाली खाली फिर हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं अलीगढ़ से हूँ लेकिन यहाँ दिलशाद गार्डन में रहता हूँ। रीज़न ये है कि जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि भाषा हमारा नहीं, एक मिनट हम इसी मुद्दे पे पहले क्लियर करते हैं कि क्या शहरी लोगों को जॉब है और ग्रामीण को नहीं है, यह सत्य कितना है इसमें? जैसे कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि सत्य असत्य वाली कोई बात नहीं कह सकती। बात है सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की और भाषा की। वही फिर से मैं आपको कहूँगा कि जब तक भाषा की बात है, जो ऊंची आवाज में बोली, हिंदी भाषी जो छात्र हैं शहरों में आ जाते हैं, लेकिन जो भाषा दी जा रही है इंग्लिश भाषा में जो आदमी सक्षम है उन्हें को आगे लिया जाता है। बाकी हिंदी भाषी छात्र चाहे वो कितनी क्वालिटी हो, उनमें कितनी योग्यता हो, कई डिग्रियां हो, लेकिन जब तक अनिल ठाकुर जी, क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो चपरासी की भी भले नौकरी हो या किसी भी प्रकार की नौकरी हो, वहां जाकर इंटरव्यू देने वाला अगर इंग्लिश में बोलता है या शहरी रहन सहन उसका है तो उसको प्रायोरिटी मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए तो मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए शिक्षा व्यवस्था पूरे देश की एक जैसी होनी चाहिए, इस पे कोई विवाद का विषय नहीं है। नहीं, ये शिक्षा व्यवस्था लेकिन की जो आपने कहा शिक्षा के बाद जॉब मिलने की स्थिति है, वहीं पे मैं आ रहा हूं कि आपने कहा कि ग्रामीण और शहरी व्यवस्था में खास करके महानगरों की स्थिति है। ऐसा नहीं है। बेरोजगारी की स्थिति आप देखेंगे तो महानगर में भी उतनी ही बेरोजगारी है, क्योंकि एक तो पलायन तो शहरों की तरफ ज्यादा हुआ है। शहर में भी आप दिल्ली विश्वविद्यालय का ही उदाहरण ले लीजिए तो बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी जानने वाले बच्चे जो हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी जानने से नौकरी मिल जाती है। नौकरी के लिए मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हुआ, सरकारी शिक्षा व्यवस्था और जो आजकल प्राइवेटाइजेशन के आधार पर जिस तरह से नए नए विश्वविद्यालय खोले गए, शिक्षा का जो अनुपात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। लेकिन पहले भी आपने कहा कि शिक्षा जिस ढंग की होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन वो जो सबसे है रोजगार पैदा करना, ये सबसे, मैं इसीलिए एक सवाल रोजगार परक शिक्षा की कमी, ये सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल मैं आपसे, बाकी कितने भी कारणों पर क्यों ना हम चर्चा करें, लेकिन रोजगार परक शिक्षा इस विषय पर काम नहीं हो रहा है। जो सालों साल ट्रेडिशनल हमको सिखाया जा रहा है, हमारे शिक्षक भी वही सीख रहे हैं, नए आने वाली पीढ़ी भी वही सीख रही है। कल आज सीखने वाले का बच्चा भी जब पैदा होगा तो वो भी यही सीखने का विचार करेगा। हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे। ये भारतीय समाज को क्या चाहिए, उसके लिए किस प्रकार की स्किल की जरूरत है, इस दिशा में बात नहीं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल।
के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम चर्चा कर रहे हैं बेरोजगारी के लिए जिम्मेवार कौन, समाधान क्या और कैसे। मैं एडिशनल जोड़ता हूं कि कब, क्योंकि ये कब जरूरी है। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी जो युवा है, ये आबादी बूढ़े होने के बाद ये समाधान कुछ काम का नहीं है। समाधान कुछ तात्काल चाहिए और कुछ समाधान लंबे भी चाहिए। बचे हुए कारणों पर नजर डाल देते हैं। क्या कारण आपने भेजे हैं, देखिए। जो आपने भेजा उसमें राजनेताओं का शिक्षा पद्धति पर ना बदल पाना भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि भारत में जिस प्रकार की राजनीति है, शिक्षा के साथ थोड़ा सा भी बदलाव करने की दिशा में उसका भगवाकरण से लेकर तमाम प्रकार के आरोप लगते हैं। सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार का होना यह भी एक बड़ा कारण है। आधुनिकता के साथ भारत के शिक्षा का न बदल पाना यह सबसे बड़ा कारणों में से एक है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर है, लेकिन मोबाइल यहां बनता नहीं। मोबाइल यहां पर उपयोग में लाने वाले ज्यादा होने के बावजूद उस पर काम करने वाले ज्यादा नहीं। कंप्यूटर के बारे में यही कहा जा सकता है, और भी कई आधुनिक चीजों के बारे में हम यही कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा आधुनिक नहीं हुई है। ग्रेजुएट बढ़ने के साथ संस्थाओं का न बढ़ पाना। ग्रेजुएट तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको उस ग्रेजुएट लोगों के शक्ति का, ज्ञान का उपयोग किया जाए, ऐसी संस्थाएं नहीं बढ़ रही हैं। शिक्षण संस्थाओं पर व्यावसायिकों का कब्जा, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा की है। अब हम हमारे साथ जो विशेषज्ञ है, 2 PhD है लेकिन बेरोजगार है, और एक शिक्षाविद है, हम इनके पास चलते हैं। हम दिनेश जी के पास पहले चलते हैं। दिनेश पवार जी, जो हमने कारणों पर नजर डाला, इसके सिवा किसी कारण पर आप बात करना चाहेंगे? मुझे लगता है एक चीज़ मैं और उठाना चाहूँगा। अगर हम भारत की बात करते हैं, पुराने समय से ही भारत कभी से एक सर्विस कंट्री नहीं रहा, सर्विस सेक्टर का कंट्री नहीं रहा। ये एक ऐसा कंट्री था जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो 1760 के बाद, यानी कि 18वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी में आ गया। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आ पाया। अब हुआ क्या कि हम नौकरी तो जनरेट नहीं कर पाए, ना ही नई इंडस्ट्री सेटअप कर पाए, और हमने जो हमारा यूथ है उसको सिर्फ शिक्षित करके, शब्दों का ज्ञान देके उसकी आकांक्षाएं और एस्पिरेशंस बढ़ा दी, और हम अब उसके लिए रोजगार क्रिएट करने में पूरी तरह असफल फील करते हैं। भाई अगर डॉक्टर अनिल जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने भारत के बाहर भी संभावनाओं को नहीं तलाशा? ये भी एक कारण है। देखिए, मैं आपको पहले भी कहा था कि 80 के 90 के आसपास जब वैश्विक, मैं जो सवाल आपको पूछ रहा हूं, हाँ, क्या हम भारत के बाहर भी हमारे इस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं? जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर दिनेश ने कि सर्विस सेक्टर में जरूरत है। आज अमेरिका में ट्विटर की बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है, शिक्षकों की बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है, लेकिन हमारा युवा अपने आप को वहां पर जाकर पढ़ाने लायक कॉन्फिडेंस अपने आप में नहीं ला पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े पैमाने पे भारत के छात्र वहां जाकर के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। बहुत सारे मित्रों को मैं जानता हूं, लेकिन पूरी संभावनाओं को अभी भी हमने नहीं आजमाया है। नहीं, देखिए, आप बाहर रोजगार पे कभी भी ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते हैं। आप नहीं, वो आपके रोजगार का आधार भारत के बाहर नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन जब हम 100 कारणों पे चर्चा कर रहे हैं, तो एक कारण ये भी है क्योंकि 125 करोड़ का देश है। हाँ। अगर आपको आपके स्किल को बाहर भेजकर भी उसका उपयोग किया जाए, या उनको रोजगारी के लिए भी उपयोग किया जाए, तो क्या बुराई है? नहीं, मैं वो आपको उसी बात को कर रहा हूं ना कि बड़े पैमाने पे अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक लोग गए हैं, और ब्रिटेन में भी आप देखते होंगे कि भारतीयों के साथ या एशियन लोगों के साथ वहां पे किस तरह का व्यवहार होता है, क्योंकि वहां पे खुद बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और इसलिए वो ये नहीं चाहेंगे कि दूसरे देश, दुनिया के दूसरे देश के लोग यहाँ आकर के हमारे रोजगार को खत्म कर दें और उनको रोजगार मिल जाए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप दुनिया में जो रोजगार के साधन हैं और उसके लिए जो सरकार करती हैं वो करते रहे, लेकिन आपको देश के अंदर
जो शिक्षा है और रोजगार है, इनके दोनों के बीच में एक सामंजस्य आपको स्थापित करना पड़ेगा, बिल्कुल। अन्यथा इस तरह की समस्याएं और भी बढ़ने वाली है। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं रूपेश वाड़के पाटिल बोल रहा सर, अमरावती से। हाँ सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? बोलिए। हाँ सर, अपने देश में जो बेरोजगारों की संख्या बड़ी जोर से बढ़ रही है, हाँ उनके ऊपर सब जो नौकरियां नहीं निकल रही, और जो युवा लोग हैं जो पढ़े लिखे जिन्हें ग्रेजुएशन हुआ है, उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं, मतलब अपनी सरकार कुछ ये नहीं कर रही। धन्यवाद। सारी चीजें सरकार ने करनी चाहिए, ये तो पहले मन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में नीति निर्धारण और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसमें राजनीति, अगर शिक्षा के बदलाव के लिए अगर कोई बड़ा बिल नरेंद्र मोदी लाने चाहे तो सोनिया जी की सहमति होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। राजकीय स्थिति जो भारत की है वो इतनी क्रिटिकल है कि यहाँ पर सब कुछ सरकार करे, इस मानसिकता से हमको बाहर आना पड़ेगा, और हम कर सकते हैं। आज सर्विस सेक्टर इतना बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है कि सर्विस सेक्टर में काम ही काम है, हम उस दिशा में क्यों ना सोचें। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने भी करने के लिए बहुत कुछ है, ये भी सोचने की जरूरत है। हम जरा कुछ परिणाम भी देख लेते हैं कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा चलता रहा तो। भारत में पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी क्या, हो चुकी है। इसके साथ ही प्रोफेशनल की कमी से विदेशी प्रोफेशनल भारत में आने लगेंगे। इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत में एक तरफ इतनी बड़ी बेरोजगारी है और दूसरी तरफ आज विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ पर खुल रहे हैं, यहाँ पर पायलट भारत में होने के बावजूद बाहर से लाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे प्रोफेशनल आज भी भारत में लाखों लोग सैकड़ों देशों से आकर जॉब करते हैं। कुछ जगह पर तो मजबूरी है, लाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या पिज्जा बनाने के लिए भी किसी यूरोपियन व्यक्ति को लाने की जरूरत है? डॉक्टर अनिल के पास चलते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि ये जो रोजगार का साधन है, इसमें हमारे पास बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हैं। आप उदाहरण में देखेंगे बहुत सारे आईआईटी के लड़के, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, उसके लड़के बेरोजगार बैठे हुए हैं। आईआईटी का आपने नाम लिया तो मैं बात कर दूं, नारायण मूर्ति ने अभी भी कहा है कि पहले आईआईटीएन जो होते थे और अभी 2014-15 में निकलने वाले आईआईटीएन का भी स्तर गिरा है। निश्चित रूप से उसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण है। आईआईटी या आईएमएम जैसे इंस्टीट्यूशन जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता है, आप वहां चले जाइए, किसी भी आईआईटी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आधे से ज्यादा टीचर नहीं है वहां पे। वहां पे जो टीचर पढ़ाए जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं। देखिए, उस जमाने में आईआईटी या आईएमएम या जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे अच्छे टीचर होते थे, और ये अच्छे टीचर न होने की वजह से शिक्षा में गिरावट हर जगह हो रही है। और वो आईआईटी में भी है। में पढ़ाने में जितनी सैलरी मिलती है उससे ज्यादा जॉब में अगर मिलेगी तो कोई पढ़ाएगा क्यों? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहां से ज्यादातर बच्चे एमए इकोनॉमिक्स करते हुए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जहां उनको मोटी तनख्वाह मिलती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप लेक्चरर की नौकरी करेंगे तो आपको 60,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा। उनको वहां पे 2 लाख का 3 लाख का तनख्वाह मिलता है, तो वो 3 लाख की तनख्वाह पे जाते हैं, 60,000 की नौकरी नहीं करते हैं। सेम चीज आईआईटी के साथ है या डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ है। तो जब तक आप इस सब चीजों पे आप उसके बीच में एक तालमेल नहीं बैठाएंगे कि अच्छे टीचर चाहिए, अच्छे एक्सपर्ट चाहिए, तभी आपके पास जो जिस स्किल ट्रेनर की बात कर रहे हैं, आईआईटी इंजीनियर हों या डॉक्टर्स हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू में अच्छे पीएचडी स्कॉलर हों, तो उसके लिए आपको सबसे पहले टीचर की जरूरत होती है, अच्छे टीचर की जरूरत होती है। बिल्कुल, आपने जेएनयू का नाम ही ले लिया है तो ये भी पूछ लेता हूं कि जेएनयू जैसे संस्थानों में जो राजनीति चलती है, ये भी एक बड़ा कारण नहीं है? देखिए, मैं लोकतंत्र में मैं राजनीति को कोई बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन उसकी मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा भी है। हाँ, लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, क्योंकि जेएनयू जैसे संस्थानों में लांघी जाती है। कुछ और परिणाम देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आपने भेजे हुए कुछ परिणाम, हम आपको और भी परिणाम भेजने के लिए कहते हैं। भारतीय युवा विदेशी शिक्षा पाने के लिए रुख करने लगेंगे, ये कर चुके हैं।
हम बड़े पैमाने पर आज विदेशी शिक्षा में पैसा खर्चा करें, अच्छे प्रोफेशनल की कमी से मेक इन इंडिया योजना विफल तो नहीं होगी लेकिन प्रभावी जरूर हो जाएगी। शिक्षा के भ्रष्टाचारी और दलाल फलते फूलते रहेंगे। ये व्यापारीकरण जब होता है तो दलालों की चांदी होना स्वाभाविक है। शिक्षा के भ्रष्टाचारी और दलाल फलते फूलने के साथ ही भारतीय बेरोजगार युवा आत्महत्या करने लगेंगे। अब मानसिक रूप से तो आत्महत्या कई लोगों ने कर ही ली है। जब चपरासी में आवेदन करता है तो एक तरीके से उसकी मानसिक आत्महत्या तो हो ही गई है और शारीरिक आत्महत्या भी बड़े पैमाने पर हो रही है। लेकिन मैं ऐसे मित्रों को आह्वान करता हूं कि आत्महत्या ये समस्या का समाधान नहीं है। राजनेता अनप्रोफेशनल्स युवाओं की आड़ में राजनीति करते रहेंगे, ये भी एक कारण है कुछ पार्टियों के लिए। इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, लोग अशिक्षित रहेंगे तो राजनीति करना ज्यादा आसान रहेगा, लोग गरीब बेरोजगार रहेंगे तो उनके हाथों में पत्थर फेंकने के लिए देना आसान रहेगा। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है या देश के नक्सल क्षेत्र में हो रहा है, यह भी एक कारण है। राजनीतिक अब तक इतने आजादी से अब तक के लंबे समय में कोई ठोस निर्णय नहीं किया गया। देखिए, अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी, शिक्षित होने के बाद इंसान को सही और गलत का फर्क दिखने लगता है और वो सवाल उठाता है। और मुझे लगता है कि राजनीतिक लोग नहीं चाहते कि भारत का युवा अच्छा शिक्षित हो और वो आपसे सवाल पूछे। तो अच्छा है कि उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जाए जिससे कि वो सवाल ही ना पूछ पाए। तो कहीं अगर बैक ऑफ द माइंड देखें तो एक तरह से ये आवाज दबाने का तरीका भी है कि अच्छी शिक्षा ना दे। आवाज क्यों उठानी है यही समझ में नहीं आएगा तो आवाज क्यों उठाएगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए शिक्षा विषय पर बात करते हैं बेरोजगारी की। शिक्षा और बेरोजगारी का कैसा तालमेल है और भारत की मैनेजमेंट व्यवस्थापन और जो कार्य पद्धति है लोगों की और सरकार की, ये भी बेरोजगारी के लिए कैसे जिम्मेवार है। हम परिणाम भी नजर डाल रहे थे कि क्या परिणाम होते रहेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। कुछ परिणाम आगे और देखें। तरह के युवाओं का भारत बन जाएगा जिसको हम इंडिया वर्सेस भारत भी कह सकते हैं। ये ऑलरेडी बना हुआ है और इस खाई को हमको बांटना पड़ेगा। ग्रामीण और शहरी दो तरह के युवाओं के भारत का समाधान अगर हमने नहीं निकाला तो हम एक समग्र विकास नहीं कर पाएंगे। भारत के अच्छे शिक्षक नहीं निकल पाएंगे, अगली पीढ़ी को बनाने वाली पीढ़ी नहीं बनेगी। भारतीय युवा दुनिया के मुकाबले पिछड़ जाएंगे। अपार प्रतिभा, अपार क्षमता और शारीरिक क्षमता होने के बावजूद भी भारतीय युवा दुनिया में पिछड़ जाएंगे। अब हम परिणामों के बाद उपाय की दिशा में चलते हैं क्योंकि कार्यक्रम में हम हमेशा भी स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय लेते। हम केवल मुद्दा नहीं उठाते, हम केवल सनसनी नहीं फैलाते, केवल चर्चा नहीं करते, बल्कि उपायों के साथ हर कार्यक्रम को खत्म करते हैं। उपायों में कुछ चर्चा कर लेते हैं। उपाय है भारत में एक ही तरह की शिक्षा पद्धति लागू हो। हम इस शिक्षा की स्तर की बात करें, शिक्षा तो अलग अलग ही होनी चाहिए। शिक्षा में प्रैक्टिकल ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाए। प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा को आधुनिक बनाया जाए। जरा यहां पर रुककर चर्चा करते हैं। हमारे साथ 3 विशेष अतिथि स्टूडियो में मौजूद है, उनके पास चलते हैं। इस विषय पर उनकी क्या राय है वो लेते हैं। महेश कुमार, प्राइमरी शिक्षा अगर कितनी भी बड़ी मंजिल बनानी हो तो उसकी बुनियाद कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर उसका आगे का सब कुछ निर्भर होता है। शिक्षा में भी यही कारण है। भारत की प्राइमरी शिक्षा को आप किस तरीके से इस समस्या के रूप में देखते हैं? जी, जैसे कि भारत की प्राइमरी आपने बताया है कि एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए प्राइमरी शिक्षा एक नींव है मजबूत करने के लिए। जब तक नींव ही मजबूत नहीं होगी
तो बिल्डिंग का ढांचा नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन भारत में प्राइमरी शिक्षा का ही जो नींव हमारी है वही मजबूत नहीं है। जब से CCA पैटर्न लागू हुआ है, सरकार ने कह दिया है कि किसी बच्चे को 8वीं तक फेल ही नहीं करना है, सभी को पास करना है। बिल्कुल। तो जब सभी को पास करना है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 8वीं का जो बच्चा जो 8वीं तक जो पास हो रहा है, क्या वो हिंदी लिख पाएगा या उसे अपना नाम लिखना आता है? तो कहीं ना कहीं हम जब बेसिक स्ट्रक्चर को ही क्या कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्डिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग कर लेंगे? बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जरा अगला उपाय देख लेते हैं, उसके बाद कॉलर के पास चलते हैं। शिक्षकों को शिक्षक टेस्ट पास करते ही शिक्षक का दर्जा मिले। शिक्षक को शिक्षक टेस्ट पास करते ही शिक्षक का दर्जा मिले, जिससे कि शिक्षक की टेस्ट पास की और उसको जॉब मिलने में 5 साल लगे, 8 साल लगे, इन बिटवीन वो उससे दूर भटक जाता है, उससे जुड़ा नहीं रहता है। ये भी एक कारण है। और एक तरीके से आपने शिक्षा ली और तुरंत काम मिला तो आपकी बेरोजगारी की स्थिति भी नहीं रही। सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार मुक्त सिलेक्शन हो, इस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ निर्णय किया है। उस पर हम तीनों अतिथि हमारे साथ जो उनके पास चलते हैं। डॉक्टर अनिल, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपको ओरल टेस्ट लेने की क्या जरूरत है। अगर आपने एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा ली है तो वो शिक्षा में पास होना, विशिष्ट प्रकार के नंबर्स होना आपकी जॉब के लिए पर्याप्त है। क्या इससे जॉब में जो भ्रष्टाचार होता है वो कम होगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब तक जॉब की संख्या नहीं बढ़ाएंगे ये भ्रष्टाचार रहेगा, क्योंकि जब जॉब ही कम होंगे तो उसके लिए सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो जो भी सरकार है, हाँ, जो भी सरकार है वो इस बात पे ध्यान दे कि रोजगार के साधन को कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। दूसरी बात यह है कि शिक्षा में निश्चित रूप से शिक्षा का एक स्टैंडर्ड बेहतर होना चाहिए, और जब तक शिक्षा का स्टैंडर्ड बेहतर नहीं होगा तब तक आप अच्छे ट्रेंड टीचर या ट्रेंड टेक्नोक्रेट नहीं नियुक्त कर सकते हैं। तो शिक्षा का स्तर भी बढ़ना चाहिए। जब आपके पास शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो और रोजगार के साधन बढ़ेंगे, रोजगार की संख्या बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से इनके बीच में जो एक सामंजस्य है वो बन पाएगा। जो भी सरकार हो, वो पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो। क्या आपको लगता है कि केवल शिक्षा की पात्रता के आधार पर नौकरी देने से और वो इंटरव्यू वाला जो जिसमें डाउट था करप्शन करने का, वो हटाने से भी करप्शन कम होगा? देखिए, उससे करप्शन पे प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन हम इंटरव्यू को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। यानी कि कुछ इस तरह की, मान लिया एक पियून की भर्ती है, तो वहां अगर आप मेरिट के आधार पे उसकी भर्ती करते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। मान लिया आप एक प्रोफेसर को अपॉइंट कर रहे हैं, मान लिया एक IAS को अपॉइंट कर रहे हैं, तो वहां आपको सिर्फ टेस्ट के आधार पे उसको आप नहीं परख सकते। यानी कि आपको उसको साइकोलॉजिकल भी स्टडी करना होता है कि जब वो जाएगा समाज में और सिविलियंस को कंट्रोल करेगा, क्या वो तो वहां तो उसको सिखाया जा सकता है। अगर हम यही कहेंगे तो फिर हम कुछ संभावनाओं के फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, तो लेकिन मैक्सिमम लोगों पर क्या असर पड़ता है ये भी देखना चाहिए ना। मुझे लगता है कि इसमें जो यानी कि C श्रेणी तक के जो पद हैं या B तक के भी, वहां तक आप ये उचित है। बिल्कुल। A श्रेणी पे मुझे लगता है कि इंटरव्यू होना चाहिए। बोलिए। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया, अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अगर आप कॉल नहीं कर पाए तो आप स्काइप के द्वारा भी कॉल कर सकते हैं, जिससे आप वीडियो कॉल करें। आप व्हाट्सएप के द्वारा भी आपका वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर भी आपकी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया को यहाँ स्क्रॉल में चलाएंगे, ट्विटर की और फेसबुक की। डॉक्टर महेश के पास चलते हैं अगले उपाय के साथ। एक और उपाय देख लेते हैं, क्या उपाय हो सकता है।
हर सरकारी नियुक्तियां स्वतंत्र और निष्पक्ष बोर्ड की निगरानी में हो। जो आज एक दूसरे के झमेले हैं वो खत्म करने के लिए अलग अलग निगरानी बोर्ड हो। हर सरकारी नियुक्ति के साथ साथ प्रोफेशनल शिक्षा का हर सरकारी स्कूल में विस्तार हो। शिक्षा दलालों पर कड़ी कार्रवाई हो। चलिए हमारे साथ जो अतिथि उनके पास तीनों के पास जाके एक एक फाइनल उपाय लेते हैं, क्या कहते हैं। डॉक्टर महेश से शुरू करते हैं। एक उपाय जो अब तक चर्चा में नहीं आया, डॉक्टर महेश जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि एक अलग संस्थान बना देनी चाहिए प्रोफेशनल्स के लिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए। ये होना चाहिए, एक अलग से संस्थान होना चाहिए, बट वो जो संस्थान हो वो पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए, ना पे उसके ऊपर किसी राजनेताओं के अंडर रहेगा तो क्या फायदा। बिल्कुल, जब राजनेताओं के अंडर रहेगा डॉक्टर वो। दिनेश, एक उपाय मैं कहना चाहूँगा, अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन और व्यावसायिक शिक्षा। चलिए, जिससे रोजगार मिले। डॉक्टर अनिल। देखिए, शिक्षा का जो ये है कि शिक्षा के साथ साथ बेहतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, जिससे क्योंकि सबको आप एक ही तरह की नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो उसके बीच में आप। बिल्कुल, हमने आज आपके सामने 3 विशेष मेहमानों को भी लाया, जिसमें से एक शिक्षाविद है, 2 PhD है, लेकिन बेरोजगार है। क्या स्थिति हिंदुस्तान में शिक्षा की, इससे हम अनजान नहीं है, लेकिन उपायों पर जरूर हम अनजान हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई ऐसे जाने माने देश हैं जिन देशों ने अपने देश को बहुत ही जल्दी विकास के पथ पर लाया है, विकसित किया है। उन्होंने सबसे बड़ा निवेश अगर कहीं किया होगा तो शिक्षा पर किया था। हम भी जब कॉलेज में थे तो नारे लगाते कि शिक्षा हो 100% और शिक्षा व्यय हो 10%। हम आज भारत सरकार हमारे शिक्षा के व्यय पर 10% भी खर्चा नहीं कर सकती। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो शिक्षा के ऊपर 30% तक खर्चा कर सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े खर्चे की जरूरत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले या शिक्षा का क्वालिटी होना पहले, इस पर अगर हम बात करेंगे तो शायद हमको 2 गड्ढे सड़क पर पहले मंजूर होंगे, लेकिन अच्छे दर्जेदार शिक्षा पहली चाहिए, यह हमको समझना होगा। आज 1 घंटे के कार्यक्रम में इस पूरे विषय को हम पूरा न्याय नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस विषय को हम कार्यक्रम के बाद भी सोशल मीडिया पर आपस में मिलने पर जारी रख सकते हैं। आप तीनों मेहमान यहाँ इस कार्यक्रम में आए, मैं आपका आभारी हूँ। सारे दर्शकों का भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।